Today we have with us Mir Dawar Habib, who has secured rank 2 in recent KS results. Assalamu alaikum, sir. Many congratulations and a very warm welcome to Ignited Minds. So before we begin our discussion, we would like to know more about you. So can you please give us a brief introduction about yourself? First of all, I would say that it has been an honor to be invited to such a great institution. My name is Mir Dawar Habib. I was born in Safa Kadal and I did my schooling from Iqbal Memorial Institute, Bemna, Srinagar. Then after my schooling, I graduated from National Institute of Technology, Srinagar in civil engineering. And after completing my graduation, I worked for some time in J&K Bank Financial Services as a relationship executive. So when the notification of KS exam came, I started preparation and with the help of Almighty, I was able to secure second rank in the said examination. So as we know that KS is one of the prestigious exams and at the same time it is one of the toughest examination. So the whole journey is full of doubts and confusions. And we at Ignited Minds are trying to provide a platform to the students where they get answers to their doubts and confusions and their preparation goes on in a very smooth manner. So regarding this, we'll be talking today, these confusions and these issues. So my first question to you is, what is the minimum time period required to get prepared for this exams? It's a very subjective question. It varies from person to person. Some people crack this examination with only 1 year's preparation and others take 2 or 3 years. For example, there was a candidate in IAS examination, Ms. Anu Kumari. She qualified IAS with second rank in just with 1 year's preparation. It depends on your strengths. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम टाइम कितना लग सकता है. किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है, किसी के लिए 2 साल भी. ये बस आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है. आप अगर अपनी वीकनेसेस को रेक्टिफाई करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज करेंगे तो ये एग्ज़ाम 1-2 साल में हो ही जाता है. सर, हमारे जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि उनके ऑल टुगेदर सब्जेक्ट जो है काफ़ी डिफरेंट रहते हैं इन देयर 11th-12th और उनके ग्रेजुएशन लेवल पे. सो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं? IAS एग्ज़ाम हो या फिर KS एग्ज़ाम हो, इसके लिए एलिजिबिलिटी की सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, वो आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो. मैं समझता हूँ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट वो सिविल इंजीनियरिंग मेरी इस प्रिपरेशन ने मुझे कहीं हेल्प की है. मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग से बिल्कुल हटके था. मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था. तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, ये सबके लिए ओपन एग्ज़ाम है. ये इसमें आपको प्रिपरेशन बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी है. इसमें आपको कोई भी पीछे का बैकलॉग आपको कोई भी हॉन्ट नहीं करेगा इसमें. सर, हम जानना चाहेंगे कि स्टडी मटेरियल क्या रहेगा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए. आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए. ये एक बुक लिस्ट होनी चाहिए जो कि बेसिक है, जो आपको करनी ही करनी है, और आप उसको अपनी एफिशिएंसीज़ के हिसाब से उसमें एडिशंस कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए भी कुछ भी सफाइस नहीं है, सफिशेंट नहीं है. ये एग्ज़ाम बहुत ही डायनामिक है. इसमें आपको पता नहीं है कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसमें एडिशन करना है. तो मैं एक बेसिक बुक लिस्ट आपको बोल सकता हूँ. इट गोज़ लाइक दिस. सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपकी बेसिक बुक होनी चाहिए RS शर्मा. उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा. उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम. उसके बाद पॉलिटी के लिए 11th की NCERT एंड लक्ष्मीकांत. उसके बाद इकोनॉमी के लिए श्रीराम IAS के नोट्स एंड NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर. एंड उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने पर्सनली ओझा सर के क्लास नोट्स यूज़ किए थे. तो ये तो आपके लिए एक बेसिक बुक लिस्ट है. तो इसके हिसाब से आप अपने इन बुक लिस्ट में एडिशन कर सकते हैं. जैसे इस एग्ज़ाम में पॉलिटी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो पॉलिटी में चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने सोचा कि मैं पॉलिटी में थोड़ा एडिशन करूं. तो मैंने 11th की NCERT भी पढ़ी, मैंने
लक्ष्मीकांत भी पढ़ी, और उसके बाद मैंने वाजीराम के क्लास नोट्स दिल्ली से मंगवाए तो मैंने वो भी पढ़े। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप अगर मेरा सुनेंगे तो मैंने परमार सर के क्लास नोट्स यूज़ किए। इसी तरह एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री में मैंने जो हमारे यहाँ इग्नाइटेड माइंड्स में फैकल्टी मेंबर है शोएब नूर सर, उनके क्लास नोट्स मैंने लाए। तो ये मेरी तरफ से एडिशन था। अब आप ब्लाइंडली मेरे एडिशंस मत फॉलो कीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में वीक है तो आप उसके लिए एडिशन कीजिए। ये भाई स्टैटिक सब्जेक्ट्स का एक प्रिसाइज बुक लिस्ट है जो मैंने यूज़ किया। करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी? तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रिपरेशन में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी दे सकती है वो करंट अफेयर्स है, क्योंकि मेंस में GS2 एंड GS3 वो पूरा ही करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। GS1 चलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उसमें करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ना ही GS4 में क्योंकि वो एथिक्स पेपर होता है, लेकिन GS2 एंड GS3 में मैक्सिमम आप मान के चलिए 80% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से आ जाएंगे। और प्रीलिम्स में आजकल अब ये UPSC की तरह ही हार्मोनाइज्ड हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 40 to 60% क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी, KS के प्रीलिम्स में, जो कि कभी होता नहीं था, करंट से पूछे जाएंगे। तो करंट के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि करंट इस एग्ज़ाम की बैकबोन है। अगर आपने करंट मास्टर किया, आप समझिए कि आपने ये एग्ज़ाम मास्टर किया। तो करंट के लिए मैं आपको अपना मटेरियल बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको 4 दिन लगेंगे वो कंप्लीट करने में, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी न्यूज़पेपर होता है, ये एक बुक के बराबर होता है। तो सबसे पहले आप राव IAS करके एक वेबसाइट है, वो आप खोलिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आज के हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस में आपको कौन कौन सा न्यूज़ आइटम, कौन कौन सी हेडलाइन और कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। इससे आपका जो न्यूज़पेपर है वो बस 1 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप एक जर्नल फॉलो कीजिए, उसका नाम विजन IAS है। विजन IAS मुझे तो लगता है कि वो इस एग्ज़ाम की बैकबोन है, क्योंकि विजन IAS जैसा लिखना मैंने और किसी कोचिंग के जर्नल्स में नहीं देखा है। विजन IAS आपको बिल्कुल कंप्लीट आइडिया देगा कि प्रोज क्या है किसी पॉलिसी के, किसी करंट अफेयर का जो टॉपिक होगा उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो विजन IAS आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन बना कर देगा। तो विजन IAS मैं पढ़ता था मंथली, और उसका क्योंकि वो रिवीजन करना थोड़ा उसका डिफ़िकल्टी उसमें आ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ही लेंथी होती है, वो 90 पेजेस की एक जर्नल होती है। तो उसको फिर मैं कॉम्प्लीमेंट करता था, मैं यूट्यूब पर उसका वीडियो देखता था। रिसोर्स पॉइंट एक चैनल है, या फिर UPSC कॉरिडोर है, वो विजन IAS के मंथली बुकलेट्स की एक समरी देते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई, न्यूज़पेपर और विजन IAS। इसके बाद आप अपनी लेवल गेज किया कीजिए। आप शाम को जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो आप इनसाइट्स की वेबसाइट खोलेंगे, तो उसमें 5 क्वेश्चंस हर दिन डेली क्विज आता है, जिसपे करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको लेकर फिर आपको करंट अफेयर्स में कुछ और नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स को आप मास्टर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत डिफिकल्ट माना जाता है इस एग्ज़ाम में। So as we know that KS is a long duration exam, and sometimes UPSC takes more than 2 years to conduct the exams. So what is it that keeps you motivated? I would like to answer this question by stating a quote. It goes like this: difficult roads often lead to beautiful destinations. And there is also one more quote from Ernesto Che Guevara. It says that if you find ways without obstacles, it probably leads nowhere. बिल्कुल ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन एग्ज़ाम है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है, एंड द जर्नी इज़ फ्रॉट विद डेंजर्स। आप कभी इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि आपसे पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हूँ, ना ही मैं कोई एडिशन कर रहा हूँ टू द सोसाइटी, ना ही मैं अपने में कुछ एडिशन कर रहा हूँ। लेकिन आप समझिए कि इसकी डेस्टिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये लॉन्ग जर्नी है, और जिसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। आप मोटिवेशन के लिए आप एक तो मैं तो ये करता था कि मैं जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके मैं कोट्स अपने डेस्क पर हैंग करके रखता था, तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और पढ़ने में। और उसके बाद मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, जैसे संदीप माहेश्वरी के वीडियोस मैं देखता था। और मैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के IAS के टॉपर्स होते थे या फिर क्वालिफायर्स होते थे, उनकी मैं जर्नी देखता था। तो उनका जो स्ट्रगल जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा तो
स्ट्रगल उनके बराबर भी नहीं है, तो उससे हमें लगता है कि भाई हम अपने अभी भी कंफर्ट जोन में है। तो इससे भी आप अपने आप को बहुत पुश कर सकते हैं। जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी मत सुनिए, आप सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल सोचिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वर्ल्ड रिनाउंड जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या फिर जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ रहे, उनकी आप बायोग्राफीज़ पढ़िए। जैसे मैं बहुत फॉलो करता था बाबा साहेब अम्बेडकर को, तो अगर आप उनका स्ट्रगल देखेंगे कि जब वो अपने क्लासरूम जाते थे, अभी वो 5 या 6 साल के होते थे, तो उनके जो टीचर होते थे वो उन्हें कभी भी जनरल कैंडिडेट्स के साथ नहीं बैठने देते थे, वो उनको ग्राउंड पर बैठने को बोलते थे और उनके लिए अलग से पानी भी होता था। लेकिन इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद भी वो रोज़ उस क्लासरूम में जाते थे और आगे चलकर उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है। तो उनकी स्ट्रगल से आप बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाएंगे, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की स्ट्रगल से। सर, ऑप्शनल पेपर्स के रिलेटेड जानना चाहेंगे कि ऑप्शनल पेपर्स के रिलेटेड बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे उनके अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं और फिर वो चाहते हैं कि या तो उन्हीं के से कंटिन्यू करें या तो कुछ नए ऑप्शनल्स वो चूज़ करें। इस रिलेटेड आप क्या सजेस्ट? To answer your question, I would say that you should never choose a particular optional just by having a notion that you had that subject in your graduation, because we all know how we pass in our college days. With some overnight studies, we all manage in our colleges. So not only by this notion, but you should also see the marking trends in the previous years in the set examination. इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए अपनी चॉइसेस के रिलेटेड, और उसके बाद उन शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शनल्स में आप उनका मटेरियल देखिए, उनका सिलेबस देखिए और उनका कुछ एक्सटेंट तक आप मटेरियल पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है उसमें, तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली वो फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा जब आप थोड़े एक्सटेंट तक वो पढ़ेंगे। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने ऑप्शनल अपना एंथ्रो चुना क्योंकि उसका एक बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस है और उसका मटेरियल भी हमें आसानी से अवेलेबल है। इसमें 3 चीज़ होनी चाहिए, एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए ऑप्शनल, फिर अवेलेबल होना चाहिए, फिर अफोर्डेबल होना चाहिए। अब कोई मटीरियल, कोई ऑप्शनल ऐसा होता है जिसका मटीरियल ही नहीं मिलता है, जिसके लिए हमें 5-6 बुक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एंथ्रो का मुझे लगा कि मटीरियल बहुत कंसाइज्ड है। और बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आप अपना इंटरेस्ट भी देखिए, लेकिन आप मार्किंग की ट्रेंड भी देखिए कि पिछले सालों में किस ऑप्शनल ने ज़्यादा मार्क्स फैच किए हैं। सर, यू मेंशन दैट आपका ऑप्शनल जो है वो एंथ्रोपोलॉजी रहा। सो कैन यू टेल अस व्हाट मटेरियल यू रेफर टू व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स? जी, एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेन ट्री की 4 बुकलेट्स पढ़ी टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय विवेक भस्मी पढ़ी। ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपका फुल सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंपाइल्ड है एक ही बुक में, तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय विवेक भस्मी। और इसके बाद मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट किया पिछले 10 साल के यूपीएससी के पेपर्स से। यूपीएससी के पेपर्स मैंने देखे, एक बुक आती है सुभाष चंद्र गहलवात की, उसमें उन्होंने 10 साल के यूपीएससी के सॉल्व पेपर्स बिल्कुल सॉल्व दिए हैं, बहुत अच्छे प्रिसाइज फॉर्मेट में 200 वर्ड्स में, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। तो ये 3 ऑप्शंस मेरे ऑप्शनल में थे। सर, हमने ये भी सुना है कि आपने ये पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है 1 साल में किया है। सो व्हाट वाज द टाइम टेबल दैट यू फॉलोड फॉर दिस एंटायर ईयर? थैंक्स ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस पूरे जर्नी को मैंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। एक तो पहला कंपोनेंट था करंट अफेयर्स, दूसरा स्टैटिक बुक्स, तीसरा अपना ऑप्शनल। तो जब मैं सुबह सवेरे नींद से उठता था तो इंसान का माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और मेरे लिए जो सबसे बड़ा टायरसम इस जर्नी में था वो करंट अफेयर्स था, क्योंकि करंट अफेयर्स मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत टायरसम था, मेरे लिए बहुत हार्ड था करंट अफेयर्स क्रैक करना। तो मैं सबसे पहले दिन की शुरुआत अपनी करंट अफेयर्स से करता था। मैंने दिन को 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया था, बिफोर लंच, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। तो लंच से पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था, जो मैंने मटीरियल आपको बोला। लंच के बाद मैं स्टैटिक बुक्स पढ़ता था, और डिनर के बाद मैं अपना ऑप्शनल पढ़ता था 1 या 2 घंटे। ऐसे आप अगर अपने दिन को 3 हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो आप पर स्ट्रेस भी नहीं ज़्यादा पड़ेगा और आप अपने दिन को भी बहुत अच्छी तरह मैनेज करेंगे। ये उनके लिए जो बिल्कुल जो अभी कुछ करते नहीं है, जो किसी जॉब में इन्वॉल्व या किसी पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अब जो जॉब में इन्वॉल्व है वो अपनी जॉब के आवर से पहले पढ़ सकते हैं, जॉब के आवर्स के बाद पढ़ सकते हैं, और जॉब में अगर कभी कोई स्पेयर टाइम होता है, जैसे कभी लंच ब्रेक होती है या फिर कोई ब्रेक होती है, तो
तब पढ़ सकते हैं। और मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये नोशन मत दिमाग में लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड है। मैं नहीं मानता हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको बोला जाता है इकोनॉमी में ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप कोई घर में बैठकर अपने स्किल्स खत्म नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, आप स्किल्स बढ़ाकर एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन कश्मीर में हमारे लिए ऐसा है कि अगर कोई बेचारा पढ़ भी रहा हो उसको बोलेंगे ये अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है। वो अपने स्किल्स बढ़ा रहा है, कल को वो उनका बॉस बन के आ सकता है अपनी स्किल्स से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। So there are students who are willing to start their preparation after 12th or during their graduation. So how can those students strategize their preparation? जी, इसका मैं आंसर ऐसे दे सकता हूँ कि मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि भाई मैंने अपने कॉलेज डेज में प्रिपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट की। क्योंकि आज जब मैं देखता हूँ कि कॉलेज में हमारे लिए इतना फ्री टाइम होता है, इतना स्पेयर टाइम होता है, और हम बस बाइक्स पर घूम रहे होते थे, हम भी बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जाते थे, और हमारे लिए इतना फ्री टाइम होता था। तो ये मैं बहुत अच्छा आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि 12th के बाद अगर किसी बच्चे को डायरेक्शन मिली इस एग्ज़ाम के लिए तो वो अपने कॉलेज में निकलते वक्त इतना प्रिपेयर्ड हो सकता है कि बस उसको फिर बस मिनिमम प्रिपरेशन से फिर वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, जिसको बहुत पहले ही इस एग्ज़ाम का पता चले। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो आप कॉलेज के अपनी जो बुक्स है वो आप अच्छी तरह पढ़िए, कॉलेज के सब्जेक्ट्स, कॉलेज में आप अच्छी रैंकिंग लाइए, अच्छे पॉइंट्स लाइए, आपका अच्छा CGPA हो। लेकिन जो आप देखिए आप कितना वेस्ट टाइम करते हैं कॉलेज में, आपका जो भी स्पेयर टाइम है उसमें आप अपने जो ड्रीम है जो आपका या KS बनने का या IAS बनने का, उसकी बुक्स लाइए, गाइडेंस लीजिए इग्नाइटेड माइंड से या किसी और कोचिंग से, और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए कॉलेज में ही। क्योंकि मुझे आज भी रिग्रेट यही होता है कि मैंने कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ा। सर, मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कोचिंग सेंटर्स के रिलेटेड। क्या कोचिंग सेंटर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि कोचिंग का रोल तो है, एब्सोल्यूट रोल नहीं है लेकिन रोल तो है। कोचिंग से आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है, आपका टाइम मैनेज हो सकता है, आप मोटिवेटेड रह सकते हैं। जब आप किसी कोचिंग सेंटर या फिर कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ अपने जो बैचमेट्स हैं उनको आप देखकर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि घर में अगर इंसान अगर अकेले पढ़े उसको मोटिवेटेड रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपका जो पेयर ग्रुप होगा वो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। तो कोचिंग का ये रोल तो मैं मानता हूँ है। लेकिन आप देखिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग और आपको एक्सेसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बहुत फार फ्लंग एरिया से आते हैं तो वो शायद कोचिंग नहीं जा पाएंगे, तो वो इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल कोचिंग होनी चाहिए। अब चूंकि हमारा ये कोचिंग सेंटर या फिर बाकी कोचिंग सेंटर्स ये स्कॉलरशिप टेस्टर्स भी रखते हैं जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब आप अगर कोई बुक उठाते हैं और वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें आपको बहुत सारा एफर्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आप वही बुक कोई आपको टीचर ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर या विजुअली पढ़ाए तो वो बिल्कुल जल्दी याद रहता है। आपका 90% एफर्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको बस 10% एफर्ट देकर बस वो सुनना अच्छी तरह चाहिए और बैठकर अच्छी तरह से अपना माइंड डिवेट नहीं रखना चाहिए। तो टीचर से पढ़ा हुआ मैं मानता हूँ बहुत जल्दी याद रहता है बनिस्बत उसके कि हम खुद बुक खोले और पढ़े। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप अपने आप को घर बैठकर भी मोटिवेटेड रख सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोचिंग का आपको एब्सोल्यूट यूज़ है। So thank you so much for being here and sharing your valuable knowledge and experience with us. At the end, we would like you to give some suggestion and advices to our students who are our future civil service aspirants. जी, मैं कहना चाहता हूँ जो भी हमारे कश्मीर के या जम्मू के यूथ है और जो कहीं के भी यूथ है कि आप सबसे पहले एक अपना गोल फिक्स कीजिए। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा हम बिल्कुल एक रडरलेस शिप की तरह है। आप पहले एक गोल फिक्स कीजिए। आप गोल फिक्स करेंगे तभी आपसे हार्ड वर्क होगा, तभी आपसे मेहनत होगा और तभी आप फुल डेडिकेशन से वो गोल परस्यू करेंगे। और गोल फिक्स करने के बाद आप जितना जल्दी हो सके उस गोल को परस्यू कीजिए। इसमें डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप डिले करेंगे, बाकी डिले नहीं करेंगे, बाकी आपसे रेस में उनको बहुत ज़्यादा हेड स्टार्ट मिल जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, अपने गोल को परस्यू कीजिए और अपने एम्बिशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू।